नमस्कार मित्रों, संस्कृत की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम संस्कृत शिक्षण विधियों का अध्ययन कर रहे थे। पीछे हमने लेखन, पाठन इत्यादि की शिक्षण विधियों का अध्ययन किया था। अब हमारी जो हमने नई विधियां जो शुरू की हैं वह है व्याकरण शिक्षण की विधियां हमने प्रारंभ की हैं। व्याकरण शिक्षण की विधियों के अंतर्गत हमने सूत्र विधि, पारायण विधि, अर्थ विधि इत्यादि विधियों का हम अध्ययन कर रहे थे। आज जो हमारी विधि है वह है व्याख्यान विधि। ठीक है, वह हमारी व्याख्यान विधि है। आज हम व्याख्यान विधि का अध्ययन करेंगे। व्याख्यान का मतलब ये है कि भाई जैसे मान लो शिक्षक खड़ा रह करके अपना व्याख्यान दे करके, अपने द्वारा ज्ञान दे करके, चर्चा करके, उदाहरण देकर, प्रत्युदाहरण देकर तथा अध्याहार इत्यादि दे करके, पुनरावृत्ति कर करके, है ना। जैसे मान लो संधि समझाना है तो अनेक प्रकार के उदाहरण दे दे करके जब छात्र को सिखाया जाता है तो वह विधि व्याख्यान विधि कहलाती है। तो चलिए हम बिना किसी देर के अपने टॉपिक पर चलते हैं। ये देखिए, सबसे पहली जो हमारी विधि है वह है व्याख्यान विधि, है ना। पाणिनि के सूत्रों व्याख्यान विधि, देखिए ये देखो व्याख्यान विधि है। अब देखिए, पाणिनि के सूत्रों पर वार्तिक की रचना कात्यायन ने की थी। वार्तिक की रचना किसने की थी? कात्यायन ने की थी। इनके सूत्रों में निहित आशंकाओं का समाधान हुआ है। कात्यायन के पश्चात पतंजलि ने अपने महाभाष्य की रचना कर पाणिनि को अमर कर दिया था। उस समय पाणिनि की व्याकरण प्राथमिक स्तर से ही पढ़ाया जाने लगा था तथा उस समय सूत्रों के स्पष्टीकरण के लिए व्याख्या पद्धति का अनुसरण किया जाता था और उसके साथ ही निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती थी। चर्चा, देखो मैंने अभी बताया था आपको, चर्चा जैसे आपस में, चर्चा का मतलब आपस में बातचीत करना, विग्रह सूत्र इत्यादि से समझाया जाना, ना, ये होती चर्चा। ठीक है, अब देखो जैसे चर्चा में पदों अथवा सूत्रों का विग्रह करके समझाया जाता था। जैसे एचो अयाव है तो एच परे होने पर ए ओ और आए आओ और आओ आदेश हो जाता है। जैसे ये भाई आयादी संधि का उदाहरण है। ठीक इसी तरह से उदाहरण देकर के विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से सूत्रों का स्पष्टीकरण किया जाता था। प्रत्युदाहरण, उदाहरणों को परिपुष्ट करने के लिए तत्संबंधी अनेक सहायक उदाहरण भी दिए जाते थे। और इसी तरह से वाक्य अध्याहार, सूत्रों के अर्थों को प्रयोग करने के लिए पिछले सूत्र या सूत्रों के शब्दों की अनुवृत्ति की जाती थी। ऐसे ही नेक्स्ट जो हमारी विधि है वह है पाठ्य पुस्तक प्रणाली थी, है ना। पाठ्य पुस्तक प्रणाली में देखो कौन कौन आता है। देखिए, इस विधि में व्याकरण का शिक्षण पाठ्य पुस्तिका में दी गई व्याकरण संबंधी जानकारी को स्मरण कराया जाता है और ठीक इसी कराया जाता है और धीरे धीरे छात्र शिक्षक की सहायता से याद किए गए नियमों का प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में भी सीखते हैं। और इसी तरह से पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास कार्य के आधार पर छात्रों को इसका अभ्यास करवाया जाता है। और संस्कृत की वर्तमान में जो प्रचलित है वह पुस्तकें इसका उदाहरण है तथा इस प्रणाली में प्रत्येक कक्षा के लिए पृथक पाठ्य पुस्तक निर्धारित होती है ना। जो भी कक्षा है उसके लिए अपने आप में एक एक पुस्तक निर्धारित होती है इसमें, है ना। अब नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, इसके गुण क्या हैं। इस प्रणाली में स्वाध्याय का अभ्यास होता है, समय का सदुपयोग होता है। इस प्रणाली के उपयोग में न केवल छात्रों के अपितु शिक्षकों को भी लाभ होता है तथा यह प्रणाली के द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थिर होता है। अब आगे देखो सहयोग या समवाय विधि। ठीक है, समवाय विधि में क्या है, सहयोग या समवाय विधि भी कहते हैं इसे। ये देखिए हम इसे क्या कह देंगे, समवाय विधि भी कह देंगे। ये देखो, है ना। इस विधि में व्याकरण की शिक्षा अलग से नहीं दी जाती है अपितु गद्य पद्य कथा आदि पढ़ाते समय व्याकरण के प्रसंगों के रूप में व्याकरण को पढ़ाया जाता है ना। शिक्षक उनसे संबंधित व्याकरण नियमों की व्याख्या करता है। ऐसा करने से व्याकरण के प्रयोगों व पाठ्य पुस्तक को समझने में सहायता मिलती है और इस विधि में व्याकरण के नियमों के अभ्यास और प्रयोग का अवसर भी मिलता है। अब उदाहरण देखिए, द्वेषोऽपि शिष्ट तस्य यथोधम त्यजयो दुष्ट प्रियो
अप्यासी स अप्यासी दगली वीरो गताक्ष है ना, गताक्ष था। अर्थात अस्य श्लोकस्य पठनावसरे, इस श्लोक को पठन के अवसर पर अन्य विषय सह, अन्य विषयों के साथ में व्याकरण संशयनापि बोध्यति, व्याकरण इत्यादि की संशय के साथ में बोला है। अब देखो संधा, अब देखो अब संधि जो है उसके माध्यम से आपको यहाँ पर समझा दिया गया है। देखो द्वेष अपि, तो क्या बन जाएगा, द्वेषो अपि, तो विसर्ग के स्थान पर तो ओ हो गया और ये ए के स्थान पर क्या बन गया, अवग्रह चिन्ह बन गया। ऐसे तस्सार्थ है तो क्या बन जाएगा, तस्सार्थ क्या बनेगा, तस्सार्थस्य, ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। ठीक है, ये विसर्ग संधि का हो गया तो ये दीर्घ संधि का हो गया। अब देखो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो देखिए है ना, अब आगे है अपने पास में यथा प्लस ओषधम, यथा प्लस ओषधम। तो अब अपने पास, अब देखो यथा में तो आ है, ठीक है, और यहाँ पर आओ है, तो क्या बन जाएगा, ये वृद्धि संधि का उदाहरण हो गया। ए और आ के बाद में यदि ओ और ओ हो तो बड़ा ओ ही आदेश हो जाता है, तो क्या बन गया, यथोषधम बन गया, है ना। तो अब ये क्या है, सहयोग, सहयोग समायक विधि है तथा ये उदाहरण किस में काम में ली जाती है, ये व्याकरण से रिलेटेड है। तो अपन वैसे तो सारी व्याकरण से रिलेटेड ही पढ़ रहे हैं। जैसे अपि प्लस आसित है तो अपि में बड़ी ई है आगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अ है, तो अब जो यण संधि और अयादि संधि है उसके अंतर्गत हम आगे वाला शब्द देखते हैं। तो आगे वाला शब्द यहाँ पर ई है, तो ई के स्थान पर ये याद रख लो, हमेशा ये आदेश होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ई है, ई के स्थान पर क्या हो गया, ये आदेश हो गया, तो क्या बन गई, ये यण संधि, क्या बनेगी, यण संधि, ठीक है, क्या बन जाएगी, यण संधि बन जाएगी, है ना। अब इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास में है अंगुली प्लस ईयू, तो अंगुलियू, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। ये देखो ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया, है ना, ये देखिए दीर्घ संधि हो गई, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास में आता है यू, यू प्लस उगराक्षता। अब देखो यू में ए है और यहाँ पर ऊ है, ए और ऊ मिलकर के ओ बन गया, ये गुण का उदाहरण हो गया, है ना, ये देखिए गुण संधि, ठीक है। अब इस तरह से ये जो हमारी विधि है ये सहयोग या समन्वय विधि भी कहलाती है ना। ठीक इसी तरह से हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर अपने पे देखो क्या है आगे। परीक्षा में आगम और निगम विधि से रिलेटेड खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखो आगे है, ये हमारा आगे है उर्गेनाक्षय उर्गाक्षता, अर्थात तृतीय तत्पुरुष आ गया, ठीक है। अब यद्यपि इस विधि में अन्य विषयों के साथ में व्याकरण का भी बोध करवाया जाता है, परंतु ये व्याकरण को मुख्य विषय के रूप में यहाँ पर नहीं पढ़ाया जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारी विधि है वह है हमारी आगमन विधि है ना। आगमन विधि देखिए, आगमन विधि के अंतर्गत क्या करवाया जाता है। इस विधि में सर्वप्रथम अध्यापक, इस विधि के अंतर्गत सबसे पहले जो अध्यापक है वह सर्वप्रथम अध्यापक उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब उदाहरण से कहाँ चलते हैं, उदाहरण से अपने विषय पर चलते हैं, सबसे पहले उदाहरण देंगे, है ना। तो देखो उदाहरण प्रस्तुत करता है और फिर इन उदाहरणों के माध्यम से छात्रों के समक्ष किसी सामान्य नियम तक पहुंचता है। अब इसका क्या हो गया, उदाहरण से नियम की ओर, हम क्या कह सकते हैं इसको, उदाहरण से नियम की ओर, मतलब आगम, ठीक है, अपने टॉपिक पर आना, उदाहरण से नियम की ओर पहुंचता है। और विशेष उदाहरणों से सामान्य नियम तक पहुंचना इस पद्धति का आधार है। विशेष उदाहरणों के द्वारा सामान्य नियम तक पहुंचना इस पद्धति का आधार है तथा इस विधि में उदाहरणों से नियमों की ओर इस शिक्षण सूत्र का अनुसरण किया जाता है तथा पाणिनि ने वैज्ञानिक ढंग से आगमन विधि के आधार पर ही सूत्रों को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया है, जिसका प्रभाव आज भी स्पष्ट दिखाई देता है तथा अन्य भाषाओं की तुलना में संस्कृत व्याकरण और वैज्ञानिक व क्रमबद्ध है। इसलिए संस्कृत छात्र यदि परिश्रम से पढ़े तो संस्कृत भाषा पर जल्दी ही अधिकार प्राप्त कर सकता है। इस पद्धति से शिक्षक अभ्यास हेतु किसी सामान्य नियम पर आधारित अनेक उदाहरण छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है तथा उन समान उदाहरणों के आधार पर नियम की खोज के लिए छात्रों को प्रेरित भी करता है। अब देखो आगमन विधि के प्रमुख सोपान क्या है, देखो उदाहरण प्रस्ताव, सबसे पहला तो क्या है, उदाहरण प्रस्ताव, ये देखो सबसे पहला है
उदाहरण प्रस्ताव क्या है, सबसे पहले उसमें क्या रखा जाता है, उदाहरण रखा जाता है। फिर उसके बाद है छात्र निरीक्षण विश्लेषणाच्य, फिर उसके बाद छात्रों का निरीक्षण किया जाता है। उसके पश्चात क्या किया जाएगा, छात्रों का निरीक्षण किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा। सादृश्यानाम्य वर्गीकरण और सादृश्यानाम्य वर्गीकरण और समानता के साथ में उनका वर्गीकरण किया जाएगा। और नियमीकरण, इनका नियमीकरण भी किया जाता है ना। नियम परिशीलनम और नियम का परिशीलन भी किया जाएगा। सूत्र निरूपणम, सूत्र इत्यादि का निरूपण किया जाएगा। संदेह का निवारण भी इसमें किया जाता है तथा और इसके पश्चात पुनः उदाहरणस्योस्थापनम, और दोबारा से इनके जो उदाहरण है उनको स्थापित किया जाता है और इनको पुनः प्रारंभ किया जाता है। अब देखो शिक्षकस्य योगदान, इसमें शिक्षक का क्या योगदान है। सरलतया भाषा उदाहरणानि छात्र पुरतः स्थापित है, जो सरल उदाहरण और सरल भाषा में जो उदाहरण दिए हैं उन्हें छात्र स्थापित करते हैं, बताते हैं। नियमानाम चेतनमय अवशेषेण छात्रेण सह कुर्यात्, और नियम इत्यादि के द्वारा छात्र इसमें सहायता करता है। प्रश्नोत्तर प्रणाली माश्रितम उदाहरण में उपाश्रित है, प्रश्नोत्तर प्रणाली भी इसमें इसके अंतर्गत होती है। अध्यापक मार्गदर्शक भूत्वा छात्र प्रेरिता ने, अध्यापक इसमें मार्गदर्शक होता है। अध्यापक मार्गदर्शक, हाँ ये हो गया। अध्यापक स्वयं सक्रिय भूत्वा, इसमें अध्यापक भी स्वयं पूरा उतना ही सक्रिय होता है जितना कि छात्र होता है और छात्रों को प्रोत्साहन देते हैं। तत् अध्यापक प्रमाणिकतया नियमानि रूपाणि कुर्यात्, अनेक प्रकार के नियमों का भी प्रस्तुत करते हैं। यदि केचन उदाहरणे नियम चिंतने अवशेषणे निरूपणे या सन्निहिता भवन्ति ताहि अध्यापक साधनेन तान वारं वारं बोध्यते। और इसके बाद में नेक्स्ट अपना है पुनः सूत्र स्पष्टतया बोध्यते, दोबारा से सूत्रों को स्पष्ट करता है। अन्ते पुनः उदाहरणानि प्रस्तोतव्यानि तेन उदाहरणे निरूपणादि विषयेन लब्धम ज्ञान है सुदृढ़म भवति। इस तरह से हमारा ये जो आगम पद्धति थी वह हमारी कंप्लीट हुई। अब इसके ठीक बाद में होती है हमारी निगमन पद्धति, देखो है ना। इसके ये और कुछ गुण जो हैं वो भी हम एक बार पढ़ लेते हैं कि इसके गुण क्या क्या थे, है ना। पद्धति रिये सरल स्वाभिमानी च वर्धते, और नियमानाम वार वार में सचेतनम विश्लेषण च सूत्राणाम कंठस्थीकरण आवश्यकता न भवति, और स्मरण शक्ति तर्क शक्तिश्च वर्धनम भवति, है ना। पद्धति मनोवैज्ञानिक अनुसरणम छात्र स्वतः ज्ञान संपादितम शिक्षण क्रम अधिक प्रभावशाली वर्धते। अनया पद्धतया शिक्षण सूत्राणाम माध्यमेन प्रचलित छात्र अधिकतया सक्रिय भाषा छात्राणाम आत्मविश्वासो वर्धते। छात्र प्राप्तम ज्ञान स्थिरम भवति चिरनिष्ठतः। तो इस तरह से छात्र जो जितना भी छात्र के द्वारा हमको अध्यापक के द्वारा, मेन तो अपन इस बात को ध्यान रख सकते हैं कि अध्यापक के द्वारा अनेक अनेक उदाहरण देते हुए, अनेक अनेक प्रकार के उदाहरण देते हुए जो हमको समझाया जाता है वह आगम पद्धति, उदाहरण से अपने टॉपिक पर आना, नियम पर आना ही क्या है, आगमन पद्धति है। ठीक है, तो इस तरह से अब आगे जो हमारा है वह है निगमन पद्धति। अब निगमन पद्धति के अंतर्गत देखो क्या क्या है। अब निगमन पद्धति ठीक उस आगमन पद्धति की क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ठीक है ना। देखो पतंजलि ने व्याकरण शिक्षण के लिए निगमन पद्धति को सर्वाधिक उपयुक्त माना है ना। अब निगमन पद्धति क्या है, इसकी दृष्टि से पहले नियम प्रस्तुत करना चाहिए और फिर उदाहरण देने चाहिए। ये विधि वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक दोनों ही गुण अपने में समेटे हुए है। वैज्ञानिक इसलिए क्योंकि इसमें शिक्षण की क्रमबद्धता पर विशेष ध्यान रखा गया है। मनोवैज्ञानिक इसलिए क्योंकि इसमें छात्र की रुचि व स्तर पर विशेष ध्यान रखा गया है। अब देखो इसको एक को याद कर लो, या तो आगम को याद कर लो या निगमन को, नहीं तो दोनों में क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। अब देखो वो तो क्या है, उदाहरण से नियम की ओर, और ये क्या है, नियम से उदाहरण की ओर। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। और इस तरह का एक ना एक प्रश्न जरूर बनता है एग्जाम में, याद रखिएगा इसको। यह विधि वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक दोनों ही गुण अपने में समेटे हुए हैं। इसलिए क्योंकि इसके शिक्षण की क्रमबद्धता का विशेष ध्यान रखा गया है। मनोवैज्ञानिक इसलिए क्योंकि इसमें छात्र की रुचि व स्तरों का विशेष ध्यान रखा गया है।
रखा जाता है। इसके द्वारा शिक्षण करने में व्याकरण नीरस होते हुए भी छात्रों के लिए सरस बन जाता है तथा छात्र सक्रिय व जिज्ञासु बने रहते हैं। वे स्वयं ही नियमों का अन्वेषण करने में तत्पर रहते हैं। इस विधि से सीखे हुए सूत्र रटने की अपेक्षा बोधगम्य होकर के स्थायी स्मृति का अंग बन जाते हैं तथा नियम के प्रमाणित होने के बाद इसका अभ्यास करवाया जाना आवश्यक है तथा इस विधि में अध्यापक सर्वप्रथम सामान्य नियमों को पढ़ता है, तदंतर नियमों के स्पष्टीकरण हेतु उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस विधि पर लैंडन महोदय ने पर्याप्त परिशोधन किया था। अब इसका ये नाम आप याद रखिएगा, लैंडन महोदय का, ठीक है। ये देखिए लैंडन महोदय है ना, इसको आप अंडरलाइन करके रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, इसका परिशोधन किसने किया है? लैंडन महोदय ने किया है ना। इस विधि में इस सामान्य से विशेष की ओर इस विधि के सूत्र के आधार पर शिक्षण करवाया जाता है। इसके प्रमुख सोपान है नियम बोधनम, नियम स्पष्टीकरणम, नियम निरीक्षणम और नियम परीक्षणम। ऐसे उदाहरणानि प्रयोग अभ्यास इत्यादि इसके गुण हैं। विधिर्यम आगम विधि पूरक है। आदो नियम ज्ञानम भवति तदय उदाहरणमय विश्लेषणम इति प्रकार है, अर्थात उदाहरण ज्ञानम सरलतया भवति और अत्र अल्पे एव समये सामक ज्ञान व्याकरण ज्ञाने भवति और उच्चक चक्षु पर व्याकरण शिक्षणाय अयम आवश्यकम अनुसरणीय है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसके अंतर्गत हमारी जो नेक्स्ट विधि है, अभी इसके दोष भी पढ़ लेते हैं। ये क्या है, इसके जो दोष हैं, आगम विधि के कुछ दोष भी हैं, निगमन विधि के। अब इसके दोष देखो, ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांता नाम है, अनुकूले नास्ति, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। ये नियमा नाम है, कंठस्थीकरणे छात्र क्लेशम अनुभवति, नियम कंठस्थीकरण नहीं होता। अन्य विधि नाम है, छात्रा नाम है, व्याकरणम ज्ञानम सामकम न भवति और विचार शक्ति विकासो न भवति, है ना। आगम और निगमन पद्धति एक दूसरे की पूरक है, अतः संस्कृत व्याकरण में शिक्षण में यदि दोनों विधियों का साथ साथ प्रयोग किया जाए तो शिक्षण सफल हो जाता है। अर्थात छात्रों के समक्ष नियम प्रस्तुत किए जाएं और उस नियम के स्पष्टीकरण हेतु उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं। पुनः प्रस्तुत विशेष उदाहरणों की सहायता से सामान्य नियम की पुष्टि की जाए। अतः दोनों विधियों का संबंधित प्रयोग किया जाना चाहिए। प्राय प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर आगमन विधि और उच्च स्तर पर निगमन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। देखो ये है विशेष बात तो, कि जो प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर है उस पर तो हम किसका उदाहरण से नियम की ओर जा सकते हैं, और जो हमारा बड़ा स्तर है, भाई बड़े बच्चे जब हो जाते हैं तो उनके माइंड का भी विकास हो जाता है, तो उसके लिए हम कहाँ जा सकते हैं, अगली विधि पर जा सकते हैं। आगे है अपनी अन्वय और व्यतिरेक विधि, ये बस इसके बाद में समाप्त हो जाएगी। आगे अपना गद्य शिक्षण शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। पतंजलि ने प्रकृति और प्रत्यय के स्पष्ट ज्ञान के लिए अन्वय व्यतिरेक विधि के प्रयोग पर बल दिया है। जैसे राम शब्द, राम का उच्चारण करने पर राम से जुड़े सु प्रत्यय का आभास होता है। अतः इस प्रकार से किसी अर्थ विशेष की किसी ध्वनि विशेष के साथ में उत्पत्ति और अनुत्पत्ति का बार बार निरीक्षण करना हमें शब्द की प्रकृति और प्रत्यय और उसके अर्थ को निश्चित करने के लिए बाध्य करता है। अतः अन्वय व्यतिरेक विधि के रूप शब्द के स्वरूप का ज्ञान स्पष्ट होता है। औपचारिक विधि क्या है, इस विधि, अब देखो नेक्स्ट औपचारिक विधि है। इस विधि के अंतर्गत इस विधि में व्याकरण के नियमों तथा सूत्रों का पाठन किया जाता है, अपितु भाषा का सामक प्रयोग कैसे करना चाहिए और इसके लिए मौखिक अभ्यास और लेखन और अभ्यास किया जाता है। इस प्रकार की औपचारिक विधि में वर्ण, जाति, लिंग, अवस्था तथा योग्यता आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, केवल अभिरुचि की मुख्य योग्यता होती है। संस्कृत संभाषण शिविरों में इस विधि का ही प्रयोग किया जाता है। इन शिविरों के माध्यम से श्रवण भाषण कौशल का अभ्यास कराया जाता है। वर्तमान में नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नामक संस्था के द्वारा देश के 200 से अधिक औपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्र चलाए जा रहे हैं। यहाँ हजारों की संख्या में लोग संस्कृत पढ़ते हैं। अब देखो, अब इसकी क्या है लाभ, क्या है। ये विधि प्राथमिक स्तर से उपयोगी
है ना। ये विधि क्या है, प्राथमिक स्तर पर अत्यंत उपयोगी होती है तथा इस विधि के प्रयोग से विभिन्न विभिन्न शब्दों के प्रयोग की क्षमता विकसित है तथा संस्कृत भाषा में भाषण की क्षमता का विकास होता है तथा इस विधि के द्वारा शिक्षण प्रभाव उत्पादक रुचिपूर्ण बनता है। तो इस तरह से हमारा जो व्याकरण से रिलेटेड जो हमारी विधियां थी वे समाप्त हुई। आगे हम पढ़ेंगे गद्य शिक्षण से रिलेटेड विधियां। ठीक है, तो यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ बांटें, पॉजिटिव रहें। बिल्कुल निश्चित रूप से सोच के रखें कि हमारा एग्जाम में सिलेक्शन जरूर होगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।